ओके। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया हमारे इस सेशन में शामिल होने के लिए। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, हम आपको बताना चाहेंगे कस्ब इनिशिएटिव एक स्टूडेंट लेड प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा मकसद है कि हम रिसर्च, लर्निंग को बढ़ावा दें। साथ ही साथ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे रिसर्च, लर्निंग मेथड पे उस तरह की जानकारी या पढ़ाई नहीं हो रही है, जो होना चाहिए। तो हमारा मकसद एक हमारा साधारण सा ध्येय है कि जो हमारे दोस्त जो भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा है, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारा ये ध्येय है और ये हमारी एक व्यावहारिक सोच है कि वो जो सारी चीज़ें हमने अब तक रिसर्च के दौरान सीखी हैं या हम नहीं सीख पाए, लेकिन हम अपने दोस्तों के माध्यम से जो रिसर्च फैकल्टी है, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुँचा सकें, तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म का अपना मकसद है। हमारे उद्देश्य है शोध के बुनियादी तत्वों जैसे पढ़ाई, लेखन, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मेथोडोलॉजी ये सारी चीज़ें का ट्रेनिंग हम आपको दे पाएँ। साथ ही और आज का जो विषय है, जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसे ये है साहित्यिक समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, ओके? और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मंजूर अली। मंजूर अली सहायक प्रोफ़ेसर है पॉलिटिकल साइंस में गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ में, है ना? अ मैं फिर से बताना चाहूँगा, प्रेज़ेंटेशन के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। लेकिन प्रेज़ेंटेशन के दौरान भी यदि डॉक्टर मंजूर अली इससे सहमत है, तो यदि आपको कोई भी सवाल हो, तो यू कैन रेज़ योर हैंड, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो डॉक्टर मंजूर अली आपको उसी वक़्त जवाब दे सकते हैं। अन्यथा प्रेज़ेंटेशन के आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है? ओके, ओवर टू डॉक्टर मंजूर अली। मंजूर, आपका समय अब शुरू होता है। ये विजिबल है? जी हाँ, मंजूर, जी। आप अच्छा। विज़ुअल सबसे पहले तो शुक्रिया काशिफ इनिशिएटिव का। और ये बहुत ही इनकरेजिंग इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जो है अ, और खासकर मीडियम जो हिंदी में हमने जो है सोचा है कि इस जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उस पे चर्चा करें हिंदी में। मुझे याद है अपने रिसर्च के दौरान कि जो है हमें किस तरीके की डिफ़िकल्टीज होती थी, और हमें लगता था कि एक जो है हेल्पिंग हैंड कहीं से मिल जाए जो है तो हमें सीखने में और समझने में चीज़ों को आसानी होगी जो। तो मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस इनिशिएटिव का, जो भी लोग जुड़े हुए हैं इससे जो है। तो इसके साथ ही जैसा कि पहले बताया गया है कि इस रिसर्च का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा पीपीटी मेरा इंग्लिश में है क्योंकि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैं काफ़ी कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ। लेकिन मेरा पूरी जो व्याख्या होगी वो हिंदी में होगी, तो किसी को अगर किसी प्रकार की पीपीटी को समझने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जैसा कि बताया गया है कि अपने हाथ को आप उठा सकते हैं, या फिर इस प्रेजेंटेशन के बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान अपनी समस्याओं के बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि ये पूरी परिचर्चा हम जो करने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में करने जा रहे हैं। और जैसे ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर का नाम आता है, आप इसे देखेंगे कि जो है बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं हमारे सामने जो है कि ये क्या भला है भाई जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले तो जो है जो रिसर्च करना चाहते हैं जो है बड़े बड़े जार्गन्स उनके सामने इनिशियली आ जाते हैं रिसर्च के तरफ कि भाई रिसर्च क्या है, रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैथोडोलॉजी के अंदर बहुत सारे जो है एस्पेक्ट हैं वो क्या होता है जो है, उस कौन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं, चैप्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये सारे उसके जो है पार्ट हैं जो है रिसर्च के ही पार्ट है। तो उसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आयाम है जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों, कैसे, कहाँ से,
कब करें, कैसे करें, ये सारे सवालात एक साथ हमारे सामने जो है आ जाते हैं जो है जो। और अब जिस तरीके के पैटर्न्स चल रहे हैं कि जो है एमफिल को हटा दिया गया और डायरेक्टली एमए से जो है हमें एमफिल की पीएचडी की तरफ जो रवानगी की जा रही है, उसमें और भी ज़्यादा इस तरीके की जो है समस्या आने की जो है उम्मीद है कि आप डायरेक्टली एमए से जो है पीएचडी की तरफ जाते हैं। पहले एक प्रिपरेटरी ग्राउंड हुआ करता था एमफिल, जिसमें जो है ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती थी हमें। तो बहुत सारे सवालात आते हैं क्यों, कैसे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में जो है। तो उसका जब इसको परिभाषित करने की कोशिश बहुत ही मुख्तसर छोटे अंदाज में, बहुत ही ब्रीफ में, लेकिन प्रिसाइज अगर करना चाहें तो जो है ये एक तरह का इंजन है जो जो स्पार्क देता है आपको जो है फर्दर रिसर्च के लिए, रिसर्च का हमारे फॉरवर्ड करता है। जो इसको ऐसे हम मोटा मोटी हम समझने की कोशिश करें कि जो विदाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर यू कैनॉट, आप एक कल्पना नहीं कर सकते कि जो है हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे और जो है हमारा टॉपिक क्या होगा जो है किसी फील्ड में जो है। और इसी से संबंधित दूसरी बात है कि जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं हम जो है, या लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं किसी रिसर्च में जो है, तो इसको ही अगर आप ब्रेक करें कि एक तरफ लिटरेचर है और दूसरी तरफ रिव्यू है। अब रिव्यू को अगर आप ब्रेक करेंगे तो पाएंगे कि रिव्यूज है, मतलब कि एक लिटरेचर मौजूद है और उसको हमें व्यू करना है, और उससे व्यू नहीं करना है, वापस उस पे जाना है हमें उसको देखने के लिए। लेकिन ये इतना ही तक जो है, मान लीजिए अगर हम समझ भी गए कि चलिए किसी फील्ड में ये लिटरेचर मौजूद है और उसको हमको वापस देखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो जो डायरेक्शन देता है इस पूरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को, कि वापस कहाँ जाएं हम, किस चीज पे चर्चा करें जो है, किस चीज को देखें हम जो है, किस चीज को समझने की कोशिश करें। तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं मुझे लगता है कि जिस जो एक गाइड करता है हमारे इस पूरे प्रयास को जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जो है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है मुझे लगता है कि विषय, आप किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं या रिसर्च करना चाहते हैं। सोशल साइंस का फील्ड है, सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट हैं, और बहुत सारे जो है मतलब आपको टॉपिक हैं उसके अंदर। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोशोलॉजी पे आप काम करना चाहते हैं, सोशल पॉलिटिकल साइंस के अंदर काम करना चाहते हैं, या एंथ्रोपोलॉजी में काम करना चाहते हैं, विद इन इनके बीच में भी इथनोग्राफिक स्टडीज आप करना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क करना चाहते हैं। मतलब एक एग्जांपल में के तौर पे दूं कि अगर मान लीजिए आज के डेट में जस्टिस की बात होती है, जस्टिस से संबंधित सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला, वो फिर जो है रिकॉग्निशन पॉलिटिक्स में गया। अब विद इन सोशल साइंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर भी एक पर्टिकुलर इश्यूज है जिस पे आप जो है अपने अपने रुझान को तैयार करेंगे, जीरो डाउन करेंगे उस सब्जेक्ट को, उस किस एरिया को, कि किस में आपको काम करना है जो है। ये आपको दिशा देगा कि फिर आप किस तरीके के रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जाना चाहते हैं। अगर आपका रिसर्च मान लीजिए कि प्रैक्टिकल वर्क में है, जहाँ पे आप जो है बहुत सारे लोग जो है, जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखा हूँ, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, फैजाबाद यूनिवर्सिटी या अवध यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, या नीचे के लेवल पे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे इवेल्युएशन स्टडीज को पीएचडी का पार्ट बना दिया जाता है, कि आप एक स्कीम को लेंगे, उसके इवेल्युएशंस को आप देखेंगे, सोशल इम्पैक्ट या इकोनॉमिक मोबिलिटीज ड्यू टू, मतलब एक पर्टिकुलर स्कीम के जरिए। तो आप एकदम से जो है आप इवैल्यूएशन स्टडीज में चले जाते हो, वो और वो पूरा का पूरा बेस होता है कि मेजर पार्ट जो होता है उसका जो है आपको फील्ड से निकालने पड़ते हैं, हाउस होल्ड सर्वे के जरिए निकालने पड़ते हैं। या फिर आप ये करते हैं कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के कुछ करना चाहते हैं, कि आपके पास एक हाइपोथेसिस है, आप उसको फील्ड में टेस्ट करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम रूल ऑफ लॉ की आज के डेट में बात कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप चर्चा के दौरान जो है, जब आप कोई भी एक टॉपिक लेके उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं कि लेकिन रूल ऑफ लॉ अगर हम देखें तो रूल ऑफ लॉ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, और और हम ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहते हैं कि उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे वो पॉलिसी इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे।
और फिर वो वापस वो चीजें जो प्रैक्टिकल में हो रही है वो वापस कैसे जो है पॉलिसी को जो है गाइड कर रही है, लोग जो हमारे पॉलिसी में कर रहे हैं उससे कैसे जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस पूरे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है। तो आप जाएंगे रूल ऑफ लॉ को देखने के लिए, हो सकता है जुडिशरी चले जाएं आप, रूल ऑफ लॉ को देखने के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट को देख लें, या लीगल एड को देख सकते हैं। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उसमें जा सकते हैं, मिक्स्ड अप्रोच में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के अलावा जो है आपके पास उसमें भी जीरो डाउन करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे और किस तरीके के नेचर ऑफ रिसर्च को करना चाहते हैं, जो ये थ्योरेटिकल वर्क है, प्रैक्टिकल है, या दोनों मिक्स है। लेकिन साहित्य समीक्षा के लिए जब हम बात करें तो क्या ये इतना काफी है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट हो, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का मैंने एक टॉपिक चुन लिया जो है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा एरिया है, या सोशोलॉजी मेरा एरिया है, या एंथ्रोपोलॉजी मेरा एरिया है, ज्योग्राफी मेरा एरिया है, या और इकोनॉमिक्स मेरा एरिया है, जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो है। उसमें आपने ले लिया कि ये मेरा वो हो गया, विषय हो गया, और उसमें जो है आपने थ्योरी भी डिसाइड कर ली जो है। लेकिन क्या ये काफी है हमें डायरेक्शन देने के लिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कहाँ पे जाएं जो है? ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाई ठीक है, सबको पता है कि मैं इस एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया, तो मैं अब जाके सोशोलॉजी में नहीं कर सकता पीएचडी, तो मुझे इसी के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी डिसाइड होता है जो है। और और थोड़ा बहुत आपको जो है ये भी इंटरेस्ट भी जग जाता है कि भाई कैसे जो है कौन से विषय को लेंगे। लेकिन ये काफी नहीं होता है, ये आपको जीरो डाउन करने के लिए कि किस लिटरेचर को हम पकड़े और कैसे उसका रिसर्च करें जो है। तो अब समस्या आती है कि भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी करने के लिए और क्या जरूरत पड़ गई जो है, सब्जेक्ट के अलावा और जो है थ्योरेटिकल अप्रोच के अलावा, कि हम किस तरीके से उसमें जाएंगे। तो हमें लगता है कि हमारे दिमाग में, या हमारे जो जो कॉन्शियसनेस है जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो उससे जो है एक या दो मोटा मोटी क्वेश्चन डेवलप होके आता है जो है। तो अब आप ये समझिए कि जो है ये जो क्वेश्चन है वो या एक क्वेश्चन हुआ, या दो क्वेश्चन हुआ, या और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन बेहतर ये माना जाता है कि आप जो है बहुत ही पर्टिकुलर एक फोकस्ड होके जो है कुछ मैक्रो क्वेश्चंस को जो है आप पकड़े जो है, और उसके अंदर फिर आप जो है नंबर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या को आपको पकड़ना होगा अब उस रिसर्च में। अब उसी में सवाल ये आता है कि भाई पहले मुर्गी या अंडा वाला सवाल होता है कि पहले हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, या पहले हम जो है कुछ क्वेश्चन को डिसाइड करें, या जो क्वेश्चन हम डिसाइड कर रहे हैं वो अपने आप में जो वो आ कहाँ से रहा हमारे पास जो है, वो अपने आप में एक वैक्यूम में, एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी नहीं आता है जो है। जाहिर सी बात होगी कि हो सकता है कि आप एमए में आपके टीचर ने जो है किसी विषय पे जो है आपकी भी रुचि रही हो, और आपने कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा हो, आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हो। मान लीजिए कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, आप यहाँ पे जो है किसी विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जो है रूरल एरिया में विजिट करते हैं, वहां पे आपने देखा कि भाई मनरेगा का काम हो रहा है, मनरेगा में जो है मजदूर किस वर्ग के आ रहे हैं, आप उनके जो है सोशल एंगल को देखना चाहते हैं, या उनका वेजेस किस तरीके से जो है उनके इकोनॉमिक मोबिलिटीज को या कास्ट को मिटिगेट कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें कभी तो रही होंगी जो है, जो आपको आपके अंदर एक एक क्वेश्चंस को जन्म देती है। तो वो जो क्वेश्चन अपने आप में होता है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके प्रायर स्टडी से आया हुआ रहता है। तो ये हमेशा ही मान के चले कि इस संदर्भ में मेरी जो समझदारी बनती है कि जो है मुर्गी पहले आती है, अंडा बाद में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक आपके प्रायर अंडरस्टैंडिंग से आता है रिसर्च क्वेश्चंस, और तभी वो आप उसको जीरो डाउन भी कर पाते हैं जो है। और वो कहीं से भी हो सकता है। आप जब रिसर्च क्वेश्चन को जो है पुट अप करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट पे, आपका इंटरेस्ट, जैसे कि बहुत बड़े विद्वानों ने इस बात को माना है कि जो है हर जो सामाजिक और जो भी विज्ञान और वैज्ञानिक होते हैं उस वक्त के, या थिंकर होते हैं, वो अपने समय के इर्द गिर्द के प्रोडक्ट होते हैं जो है। तो समय जो उस वक्त का जो चीज होते रहता है उनके इर्द गिर्द जो है, उसको वो देखते हैं, समझते हैं, उससे इंगेज होते हैं, तो उनके उनके दिलों में, उनके दिमाग में जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं, और उसी चीज को डील करने के लिए फिर फर्दर रिसर्च करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक डायरेक्शन हमको दिख रही है अभी तक की जो है जो क्वेश्चन आते हैं जिसपे हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को करना है, वो हमको
कहीं न कहीं जो है हमारे प्रायर स्टडीज़ से ही आते हैं जो। तो इस मामले में जो है मुर्गी अंडे का डिबेट तो नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जो है? ये एक सवाल उठता है कि मान लीजिए आपने जो है अपने सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया है, अपने अप्रोच को डिसाइड कर लिया है कि थ्योरेटिकल होगा या जिस तरीके का भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने क्वेश्चंस को भी डिसाइड कर लिया। अब आप ज़ीरो डाउन हो गए कि भई मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस पर्टिकुलर इश्यूज़ को पिक करना है। ये हो गया जो है आपका एक फर्स्ट स्टेप की तरफ जो है आप फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आता है कि अब आप करेंगे कि भाई उस टॉपिक पे आप जो है बुक्स को, और बुक्स का मतलब स्टडी मटेरियल को जो आप जो है कलेक्ट करने का जो है प्रयास करना शुरू करेंगे। अब उसके कई माध्यम हो सकते हैं। आप अपने लाइब्रेरी में जाएंगे और ज़ाहिर-सी बात है दूसरी लाइब्रेरी भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो है आजकल तो जो है डेलनेट की प्रथा है, ज डेलनेट के ज़रिए आप दूसरे लाइब्रेरी से बुक को बोरो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बुक को बोरो कर सकते हैं। मतलब आप लगातार जो है सबसे पहले आप बुक का और स्टडी मटेरियल का उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है कलेक्शन आप उसको करेंगे जो है। और ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप जो है कोई मतलब आप अपनी मनमर्ज़ी से नहीं कर रहे होते हैं जो है। आपको आपके पीछे जो है एक समझदारी बन चुकी होती है कि मेरा ये टॉपिक है। उसके अंदर ही जो है मुझे जो है इसको जो है उसी तरीके के मटेरियल को इकट्ठा करना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस के रैक पे किसी लाइब्रेरी में गए और पॉलिटिकल साइंस के रैक को जो है सारी बुकें जो आपने इश्यू करा ली, जो कि होता नहीं है। लेकिन आपने वहीं बैठ के जो है सारी बुक का जो है एक बिब्लियोग्राफी तैयार कर लिया और बोला कि मेरा जो है तैयार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जो है। आप अगर मान लीजिए कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, नेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है कुछ ही किताब होंगी या 10 किताबें होंगी या 20 किताबें होंगी, जो भी होंगी वो उससे संबंधित जो होंगी उसी को आप जो है उसको आप अपने लिस्ट में तैयार करेंगे, ना कि पॉलिटिकल साइंस की हर किताब को जो है आप तैयार करने की कोशिश करेंगे जो है। उसके बाद आप जो है जैसा कि मैंने बताया था कि ये पिन पॉइंटेड गैदरिंग होता है स्टडी मटेरियल का, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप किस विषय को जो है रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा टॉपिक चुन लिया, कोई नई टॉपिक चुन ली, मान लीजिए नेशनल्स के अंदर ही जो है कुछ आपने इमर्जिंग क्वेश्चंस को जो है आपके गाइड से या किसी से जो है कंसल्टेशन के बाद पता चले कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे, मतलब मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि भाई क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है सोशल इम्पैक्ट, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर क्लाइमेट इम्पैक्ट का क्या क्या चेंजेस है और उसके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हमको देखना है। अब इस तरीके के मटेरियल को जब ढूंढे जाएंगे तो अभी ये इस पे रिसर्च की शुरुआत हुई है। विदेशों में आप देखेंगे तो जो है बहुत सारे काम हुए हैं जो है, थियोरेटिकल काम भी हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल काम भी हुए हैं। लेकिन आप अगर इंडिया में आएंगे तो जो है बहुत ही कम काम हुए हैं जो है। तो अब आपको इसमें जो है ब्रॉडर थीम के अराउंड में सबसे पहले अपने इस स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना है जो है कि सबसे पहले आप जो क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एक ब्रॉडर टॉपिक डालेंगे और उससे ही जो चीजें जो मिल रही होंगी उसको आप करेंगे। और फिर धीरे धीरे जो है आप नीचे के स्तर पे जाएंगे और अपने अपने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। जो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये कलेक्शन हो जाता है आपके पास, तो आप मेरा अपना पर्टिकुलर अनुभव जो है, जो मैं किस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर को करता हूँ जब मुझे रिसर्च करना होता है किसी टॉपिक पे, तो मैं इस तरीके के सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बाद एक इंडेक्सिंग कर देता हूँ जो है। इंडेक्सिंग ये होता है कि भाई ईयर वाइज मैं कर देता हूँ जो है। मान लीजिए मुझे जो है जे स्टोर से या ईपीडब्ल्यू के आर्काइव से या आईसीएसआर के आर्काइव से या इंटरनेट आर्काइव से या कहीं और से भी जो मुझे अगर कोई बुक मिल रहा है या मटेरियल मिल रहा है तो मैं उसको जो है ईयर वाइज कलेक्ट कर लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैं मेरा पर्टिकुलर स्टडी अभी मैं कर रहा था पसमानदा के ऊपर जो है। तो वो उस रिसर्च पे जो है आपको जो है एट 19th सेंचुरी, लास्ट 19th सेंचुरी के भी जो है मटेरियल मिल रहे हैं जो है। उसके बाद 20th अर्ली 20th सेंचुरी में भी जो है कुछ गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर और आगे बढ़ते हुए जा रहा है। इसके फायदे मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करने से जो है मतलब एक फायदा ये होता है कि आपकी जो है इवोल्यूशन
उस पर्टिकुलर रिसर्च पे किस तरीके के जो है इंफॉर्मेशन जो है जनरेट हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक एक ट्रेंड में, वो आपको जो है पता चल जाता है जो है सीक्वेंस वाइज कर देने से। क्योंकि आप स्टार्ट भी वैसे ही रीडिंग को, मेरे मैं ये सजेशन दूंगा कि आप स्टार्ट भी वैसे ही कीजिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको जो है पहले आपको थ्योरी करना है, तो हो सकता है कि थ्योरी लेटेस्ट में कोई बुक आई हो जो 2025 की कोई बुक हो जो सारी जो है थ्योरी को एक जगह लाके मतलब जो है कर दिया। जैसे जॉन रॉल की जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो वो एरिस्टोटल को लेके आते हैं, बाकी सारे जो है जस्टिस के थ्योरी को जो डिस्कस करते हुए एक जगह लाके वो कल्मिनेट अगर कर रहे हैं। तो अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को करना है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में जाएं। वो डिपेंड करता है कि आप थ्योरी पार्ट को कर रहे हैं फिर प्रैक्टिकल पार्ट को कर रहे हैं, या डाटा इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं उस तरीके से जो है। तो थ्योरी पार्ट में आप कभी भी जा सकते हैं जहां पे आपको मुकम्मल एक जो है इंफॉर्मेशन मिल रही हो, उस बुक को आप पहले रेफर कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि भाई अगर ये भी है तब भी आप जो है ईयर वाइज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, असेंडिंग ऑर्डर में ही आप मूव करें जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट एंड देन टू द लेटेस्ट बुक और स्टडी मटेरियल दैट यू हैव। मतलब पीछे से आप आए और आगे की तरफ बढ़ें जो है। और उसके बाद जो है इसको आप पढ़ते वक्त जो है हमेशा ये काम करें कि जो है आप नोट्स बना लें। और नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो है, मेन फाइंडिंग्स नोट्स, इसको जो है आप। और अच्छा, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते वक्त एक चीज का और भी ख्याल रखा जाए कि जो है आप उसी वक्त जो है अपने रेफरेंस को भी तैयार करते जाएं। ऐसे उस बुक का इंफॉर्मेशन आप ऐसे लिखें कि आपका रेफरेंस भी तैयार होता जाए साथ में, ताकि बाद में आपको रेफरेंसिंग के लिए वो सारे इंफॉर्मेशन को फिर से काम ना करना पड़े, आप सीधे कट कॉपी पेस्ट करें, आपकी रेफरेंसिंग भी तैयार हो जाए। और ज्यादातर अगर शिकागो में होता है, एपीए में होता है, तो जिस तरीके का भी आपको लगता है कि मुझे करना है, आप पहले ही से तैयार करके रखें उसको जो है, ताकि रेफरेंसिंग भी आपकी हो जाए जो है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बहुत तरह के रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर होते हैं जो है। मसलन जो है आपको जो है आर्गुमेंटेटिव रिव्यूज हो सकता है। आर्गुमेंटेटिव रिसीव होता है कि आपने आपने अपने हाइपोथेसिस को ही आपने जो है आप फैक्ट मान लीजिए जो है। मतलब यू वांट टू प्रूव समथिंग, और उस आप कुछ साबित करना चाह रहे हो, और उसके इर्द गिर्द ही आप जो है रिसर्च मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर दिए जो है। कि मैं मानता हूं कि भाई डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी है, और बाकी मैं पॉलिटिकल सिस्टम को समझना नहीं चाहता हूं, और मैं इसी तरीके का मटेरियल गैदर करूंगा कि डेमोक्रेसी जो अच्छी कहलाए कहती हो, चाहे वो कोई भी जो है स्टडी मटेरियल हो। तो वो एक तरह से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सेलेक्टिवली जो है आप जो है अपने सपोर्ट और आर्गुमेंट को जो है उसको करते हैं। या फिर आप इस तरीके से करते हैं कि आप रिफ्यूट करने के लिए ही करना शुरू कर देते हैं कि मुझे जो है इससे मतलब नहीं है कि क्या मटेरियल अवेलेबल है, आप सिर्फ अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बायसनेस है। ऐसा नहीं करना चाहिए जो है ये आर्गुमेंट। तो उसके अलावा आपको जो है जैसे इंटीग्रेटिव रिव्यूज भी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो है, आप उसको बहुत सारे मटेरियल जो पढ़ रहे हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं, एक नया फ्रेमवर्क तैयार आप कर लेते हैं जो है, और मिला के जो है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ कोर्स जो है कि आप जो है किसी कॉन्सेप्ट को या किसी चीज को समझना चाह रहे हैं, तो उसके उसके हिस्टोरिकल ओरिजिन को आप जो है एग्जामिन करेंगे, वो कैसे जो है इवॉल्व होता है कॉन्सेप्ट, या उस पे और जो मतलब स्कॉलरशिप डेवलप हुई है, इंक्लूडिंग फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो फॉरेन प्रेस के जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उन सबको जो आप एक जगह इकट्ठा करके आप जो है देखना शुरू करते हैं जो है। मैथोडोलॉजिकल में ये होता है कि भाई आप ये नहीं देखते हैं कि किसने क्या कहा, मतलब उसकी फाइंडिंग्स क्या है, लेकिन आप ये देखना शुरू करते हैं कि भाई उसने कैसे कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी मैथोडोलॉजी क्या रही है। भाई उसने मेथड मेथड कौन सा इस्तेमाल किया था जो है, मिक्स्ड मेथड इस्तेमाल में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किया था, सिर्फ क्वालिटेटिव बेस पे उसने जो अपने रिसर्च को डेवलप किया था, क्या किया था वो उसने जो है, या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग के तौर पे जो है उसने जो है रिसर्च को कर लिया था। कैसे उसने इस बात को कहा, मतलब इस बात पे वो इस नतीजे पे अपने रिसर्च के नतीजे पे कैसे पहुंचा, इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है जो। सिस्टमिक रिव्यूज जो है आपको जो है ज्यादातर मेडिकल साइंस से मिलता है, जो कि अब अप्लाइड हम जो है साइकोलॉजी के फील्ड में जो है, सोशल साइको के फील्ड में जो है हम लेके आ रहे हैं जो है इधर सिस्टमिक रिव्यूज। थ्योरेटिकल रिव्यू ऑफ कोर्स जो है थ्योरी के अराउंड में जो मैंने पहले बताया उसके इर्द गिर्द होता है जो। अब अब मान लिए कि जो है हमने मैपिंग कर ली,
हमने हमने जो है ऐसे सीक्वेंसिंग कर लिया, हमने सबसे पहले मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, हमने जो है उसके इंडेक्सिंग कर ली जो है, उसको हमने जो है पढ़ते वक्त नोट्स भी बना लिया जो है, सीक्वेंस वाइज जो है रेफरेंस को भी तैयार कर लिया जो है। लेकिन ऐसे हो गया है, हमने उसको मुकम्मल कर लिया जो है सारे चीजों को। लेकिन जो बहुत बड़ी गलती करते हो, और मैं लगभग में, मतलब जब मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ लखनऊ, मतलब यहाँ लखनऊ में, और मैंने बहुत सारे जो रिसर्च देखे हैं जो है, खासकर पीएचडी के जो है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को मैंने जब देखा है, तो वो एक्चुअली में जो होता है वो एनोटेटेड जो है बिब्लियोग्राफीज होती है जो है। वो क्या करते हैं जो है, मान लीजिए उन्होंने सीक्वेंस वाइज ही किया हो, या थ्योरेटिकली ही किया हो, या डेटा फाइंडिंग्स को ही किया हो ईयर वाइज। वो ऐसे करते हैं कि भाई 2010 में एक किताब आई थी, उसमें फलाने जो है ऑथर ने ये कहा था, एक पैरा बाद 2 पैरा में उसको लिख दिया। फिर आए 2011 में, फलाने ने इसी टॉपिक पे काम किया था, किसी प्रोफेसर ने, उन्होंने ये कह दिया, और आप ऐसे ऐसे करके जो है छोटे छोटे पैरास में जो है आप बनाते चले जाते हो। दोस्तों, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है। इस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही मतलब कि अच्छा, सरप्राइजिंगली ये है कि मुझे लगता है कि इसीलिए इस तरीके के वर्क की जरूरत है, इस तरीके के सेमिनार की जरूरत है, इस तरह के वर्कशॉप की भी जरूरत होती है कि कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें जो है। क्योंकि मुझे तो बहुत कमी दिखी इस खासकर जो है, अगर हम जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या बाकी अलीगढ़ या बीएचयू को छोड़ दे, कुछ जगहों को जो है जो टॉप के नॉर्थ इंडिया में माने जाते हैं, उसको अगर छोड़ दे और टीयर 2 टीयर 3 में हम नीचे चले जाएं, तो जो है वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और वैसे ही जो है, और अब तो और भी बहुत मुश्किल हो गई है इस बात को लेके कि लोग जो है पीडीएफ के फाइल को जो है चैट जीपीटी में डाल के, और जो चैट पीडीएफ डाल के जो उसका समरी निकाल के और जो है वैसे भी डाल दे रहे हैं, तो उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो तो खैर मतलब एकदम एआई की जो समस्या जो है रिसर्च के अंदर जो है वो तो आ ही गई है। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि हम जो है एनोटेटेड जो है बिब्लियोग्राफी के तौर पे जो है स्मॉल पैराग्राफ्स में उन सबको कर देते हैं, और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है कि भाई आपने अगर 2010 में ये चीजें पढ़ी और 2011 में कोई चीज आई, तो इनके बीच में क्या संबंध रहा है, मतलब उसको कैसे वो डिस्कशन को, डिबेट को फॉरवर्ड कर रहा है, ये भी हम जो है उसको लिंक करने का कोशिश नहीं करते हैं जो है। वैसे ही जो पैरा पैरा करके 10 पेज 15 पेज का जो, या जितने भी पेज का है उसको भर दिया हमने जो है, फॉन्ट साइज बड़ा करके जो है, और उसके बाद जो है हमने कहा कि हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। ऐसे ना करिए, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो इसलिए जो है जो मैंने, आप पिक्चर देख रहे होंगे कि जो है एक अर्थ है और मैपिंग किया हुआ, तो उसके सारे डॉट्स कनेक्टेड है। हमको इस डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे हमको रैंडमली जो है कोई समरी लिख के और जो है हम आगे बढ़ जाए और बोले कि जो है हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, तो ये गलती ना करें। ये हमें कनेक्शन सारे पैराग्राफ्स में जो है सारे लिटरेचर्स में जो शुरू से अंत तक आ रहे हैं उसमें बैठाने पड़ेंगे। अब अब देखिए जो है कि जो कनेक्शन की बात मैं कर रहा था जो है, बहुत समय में अब देखिए कि कुछ बुक्स हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट बुक्स हैं, मान लीजिए जो है कोई कहीं पे पड़ा हुआ, कोई कहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपसे ही, हम जो लोग इस मीटिंग से जुड़े हैं उनसे कहें कि कौन सा सुंदर लग रहा है, जो अगर उसको देखने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात लोग कहेंगे कि मोतियों की माला ज्यादा खूबसूरत लग रही है जो है उसके मुकाबले में। हालांकि मोती जो है ऐसे भी पड़ी हुई है, कीमती होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसको उसको पिरो देते हैं किसी चीज में, तो वो ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। एक्चुअली हमें अपने जो है जो इंडिपेंडेंट बुक्स को जब हम पढ़ते हैं, या स्टडी मटेरियल्स को पढ़ते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हुआ, चाहे गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हुए जो है, तो उसको रैंडमली ना छोड़ के उसको पिरोने का कोशिश करें, एनालिसिस करें और इंटरप्रिटेशंस करें जो है उसके उसमें क्या फाइंडिंग्स आई थी, और नेक्स्ट जो बुक पढ़ रहे हैं उससे उसमें क्या डिबेट को फॉरवर्ड किया गया, क्या उस लिटरेचर को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया या किया गया है तो वो उस पूरे डिबेट को कैसे फॉरवर्ड कर रहा है जो है। मसलन एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी मैं कोई सेमिनार अटेंड कर रहा था, और उसमें एक 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 बहुत ही क्लिश मतलब ये होता है कि बहुत ही घिसी पिटी एक बात कही गई कि पंचायती राज को लेके कही गई। पंचायती राज में ये कहा गया कि आज भी जो है प्रधान पति ही होता है, अगर महिला सरपंच है,
तो उसका उसका जो हस्बैंड होगा वही सारा काम कर रहा है जो है। और मैं बताऊं कि जब जॉर्ज मैथ्यू एंड कंपनी जो लोग थे जो उस वक्त के रिसर्चर जो बेसिकली वो सूत्रधार भी बने थे जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के लिए जो उस वक्त जो है, उन्होंने जब वो जो अमेंडमेंट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ जो अर्ली 90s में जो है 1990s में, और उसके बाद उन्होंने जो इम्पैक्ट उसका जो एनालिसिस किया था कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें उन्होंने क्रिटिकल एक रिमार्क किया था 97 के लेट 90s में जो है। अच्छा, जो लोग इस फील्ड के नहीं हैं लेकिन पंचायती राज पे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सेम जो है आर्गुमेंट को 97 98 के आर्गुमेंट को उठा के 2008 या आज के डेट में भी वही बात बोलते हैं कि सरपंच पति ही सारा काम करता है, बाकी महिलाएं जो है कोई काम नहीं करती हैं, और इससे जो है उसके जो इंस्टीट्यूशंस को जो है वो वीक इंस्टीट्यूशनली जो है पंचायती सिस्टम वीक होता है। एक्चुअली ये इम्प्रूवमेंट नहीं है जो है, बहुत सारी चीजें इसके बीच में हो रही हैं, और हम उस चीज को जो है नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग में। ये एक गैप हो जाता है जो है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो है ये जो रिसर्च है, एक 97 में हुआ, 98 2008 में हो रहा है, फिर 25 में आ गए, तो जाहिर सी बात है कुछ तो चीजें मूव की होंगी। तो उसको पकड़ना, इस पूरे डिबेट को पंचायती राज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पंचायती राज को ही पे अगर स्टडी करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा महिलाओं के रोल को कि कैसे वो अब डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं, जो ग्राम पंचायत जो है सदस्य या सरपंच जो महिलाएं हैं वो और उसपे भी बहुत सारे डिबेट और लिटरेचर हमारे पास आ चुके हैं जो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 97 में जो बातें हुई थी वही अभी भी चल रही है जो है। तो इस तरीके से जो है हमको एक सूत्रधार में सारे जो है जो भी बुक्स हमें मिल रहे हैं, जो भी लिटरेचर मिल रहे हैं, उसको हमको सूत्रधार में पिरो के एक 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 तरह का वो पेपर ही हो जाता है। ऐसा मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो मुकम्मल एक जो है वो रिसर्च का जो है एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, और वो आपके एक एस्से टाइप का होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि रैंडम जो है पैराग्राफ्स होते हैं, जो मैं पहले कह रहा था। अच्छा, अब हम आते हैं कि मान लिया रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया जो है, और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, और उस किस मार्कर पे जाके हम बोलेंगे कि नहीं ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है मेरा हुआ है। एक तो मैंने ये कहा कि भाई वो रैंडमली नहीं होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी के तौर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो होता है, और एक ऐसे फॉर्म में होगा जहां से वो चीजों की शुरुआत हो रही है और कैसे इवॉल्व करते हुए आज तक के क्या डिबेट रहे हैं, लेटेस्ट अपडेटेड डिबेट्स को आपको जो है कवर करना ही पड़ेगा जो है। तो आउटकम ये है कि जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपको अपडेटेड डिबेट्स को जो है लाना पड़ेगा, ना कि आप जो है 97 के डिबेट को लाके जो है कहे कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है जो है। और डिबेट अराउंड द टॉपिक जो है आपको पिकअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है मतलब आप रैंडमली कोई चीज मोटा मोटा जो आपका जो चीज रहा है उस पे आपने बात करना शुरू कर दिया। मसलन होता है कि मटेरियल नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि उसके इन अराउंड जो है कुछ बातें करने लगते हैं, और वो लंबा चला जाता है, फिर उसमें जो है थोड़ा सा एक दो जो हमें मिलता है उसको हमने कह के जो है आगे बढ़ जाते हैं जो है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है मेजर पोर्शन आपका जो इररिलेवेंट होता है लिटरेचर रिव्यू में, लेकिन आप उसको जो है कैरी फॉरवर्ड करते हो क्योंकि आपको बाकी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा जो है कि डिबेट अराउंड द टॉपिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपडेटेड डिबेट हो रहा है कि नहीं आपके एस्से में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के एस्से में जो है। और वो क्या करता है कि जो है इस पूरे आपके रिसर्च टॉपिक को कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता है जो है। इसके बगैर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बगैर आपका जो है रिसर्च कॉन्टेक्चुअलाइज ही नहीं होगा कि भाई आप कहाँ उसको प्लेस कर रहे हैं, आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को, रिसर्च टॉपिक को जो है इस पूरे डिबेट में जो आया है उसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं आप। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको जो है इसको वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो है मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ कमी रह गई है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको गैप फाइंड करना पड़ता है। भाई आप कोई टॉपिक पिकअप किए, आपने चूज किया, आपने जो पैराग्राफ लिखे आप आगे बढ़ गए जो है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि इन पूरे रिसर्च के दौरान जो है, जो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, जो मैंने बुक्स को कंसल्ट किया या स्टडी मटेरियल को कंसल्ट किया, इसके अंदर जो गैप्स क्या रहे, जो वो क्या मुद्दे रहे, वो जो छूट गए लोगों द्वारा, और इसलिए वो रिलेवेंट बनाता है आपके टॉपिक को, आपके रिसर्च टॉपिक को। अगर आप गैप फाइंड नहीं कर पाते हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने रिसर्च टॉपिक को जो है। तो आप नया क्या ऑफर करने जा रहे हैं
आप अगर आप मिक्स्ड अप्रोच में जा रहे हैं जहां पे आपको जो है प्राइमरी सोर्सेस को भी कंसल्ट करना, हो सकता है कि आपको सर्वे करना पड़े हाउस होल्ड या, तो वहां पे आप क्या नया देंगे जो है, या बोल नहीं पाएंगे जो है। हाँ, अगर आप थ्योरेटिकली जो आप मान लीजिए कि आपने जॉन रॉल को ले लिया, या फिर आपने जो है पावर के क्वेश्चंस को ले लिया कि आप पावर को क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, तो वो आप जो है उसमें थ्योरेटिकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो थ्योरी में भी बहुत सारे अपडेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है थ्योरी में अपडेट नहीं हो रहे हैं जो है। मसलन अगर आप देखेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने एक आर्टिकल लिखा है कि भाई डिफ्यूजन इज द पावर, डिफ्यूजन इज द फ्यूचर, ये बोल रहे हैं वो। अब डिफ्यूजन इज द फ्यूचर क्या है अब वो कह रहे हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी मशीन बनाने की जो तकनीक है, अगर सिर्फ ये हमारे पास और इससे सोचते हैं कि हम पावरफुल हो जाएंगे, तो एक थ्योरेटिकल बुक आई है जिसको डिस्कस करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो जो टेक्नोलॉजी है वो डेमोक्रेटाइज नहीं होती है, तो आपका नेशन पावरफुल नहीं होगा। एंड देयर इज एक हमारे लिए जो है इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक लेसन भी है हमारे लिए। तो अगर आप गैप फाइंडिंग नहीं कर पाते हैं जो है, तो ये चार पांच जो चीजें हैं, तो आप रिलेवेंसी डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन का। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो तो ऐसे फॉर्म में हो, डिबेट अराउंड द टॉपिक हो, अपडेटेड डिबेट हो, कॉन्टेक्चुअलाइज कर देगा वो आपके टॉपिक को, रिसर्च क्वेश्चंस को, और गैप फाइंडिंग्स होने चाहिए जो रिलेवेंसी आपको देगी आपके रिसर्च क्वेश्चंस को, जो आप कह पाएंगे कि हाँ मैं इसमें कुछ नया चीज करने जा रहा हूँ। जो मैं पहले भी कह रहा था कि कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं हमसे, कि जो है हम अननेसेसरी जो है बहुत सारे चीजों को जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है। मसलन अभी आप जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आया था रिव्यू के लिए जो है बहुत सारे लोग, एक सेमिनार हुआ था इंटरेस्टिंग है कि एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ था एआई पे। अच्छा, उनको इंटरनेशनल सेमिनार कराना था, तो इंटरनेशनल सेमिनार कराना था, तो उन्होंने एआई एक फैंसी जो है पूरा मतलब एक वो कर दिया, और उन्होंने जो है फंडिंग वंडिंग कहीं से इंतजाम कर लिया, और उनको जो है वो बुक पब्लिश करना था। तो जो पेपर आए थे वो एआई दिस, एआई दैट, एआई दिस। अच्छा, कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है उसमें, क्योंकि मतलब एक तो सबसे कॉमन पॉइंट ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, कि जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऑब्वियसली जो है बहुत सारे मटेरियल अगर इंडिया के लेवल पे नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत काम है, तो कम से कम वहां से पिक करें और उसको पढ़े लिखें। प्रॉब्लम ये है सबसे पहला कि हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं जो है बुक्स को एक जो हमारे पुराने मतलब हमारे समय में होता था कि बुक्स को पढ़ने का एक जो है वो एक ललक होती थी कि अगर मैं रिसर्च में जा रहा हूँ तो बुक को पढ़ना है। अब मेरे ख्याल से वो चीज में भी कमी आई है, और इसीलिए जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस मामले में भी जो है आपको इनकरेज करता है कि भाई कम से कम आप जो है कुछ जो क्लासिक बुक्स हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आप जो है स्मिथ को पढ़ रहे हैं, या तो आप कम से कम जो है थ्योरी वेल्थ को पढ़ लें, या मार्क्स को पढ़ लें, या किसी को भी आप पढ़ ले, जो है कम से कम कॉमन कुछ क्लासिक बुक्स हैं जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मसलन अगर इंडिया में अगर आपको जो है मुस्लिम्स के अंदर जो है सोशल एंगल्स को देखना है, तो आप इम्तियाज अहमद को बाईपास करके जो है कभी भी जो है कोई रिसर्च नहीं कर सकते। या ऐसे जैसे प्रोफेसर जय हसन को कुछ बुक्स को अगर देख ले तो उसके बगैर पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन है और उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप बाईपास नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा जो है। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं और कुछ ऐसे बुक्स हैं जो क्लासिक बन जाती है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि आप अननेसेसरी टॉप रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप ना कैरी फॉरवर्ड करें। दूसरा ये कि जो है सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है मतलब नहीं हमको करना चाहिए, और प्राइमरी सोर्सेज को खुद भी जैसे एक बेसिकली एक धागा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप, मैंने शुरू में जब कहा कि आप मटेरियल को खोजना शुरू करते स्टडी मटेरियल को, तो मैं कैसे खोजता हूँ जो है, एक उलझा हुआ धागा होता है। मैंने आपने एक कोई टॉपिक पकड़ा और वो धागा है, आपने इसको पकड़ा उसको पढ़ा, उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंस होते हैं, आपने उस पे आप वापस जाना शुरू करते हैं, फिर उसको पकड़ के आप फिर पीछे जाते हैं या आगे जाते हैं, फिर इस तरीके से आप जो है आपके जो जैसे पेड़ के नीचे जो जो है उसके जो होते हैं ना रूट्स ऐसे करके फैल जाते हैं, उसी तरीके से आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप एक पकड़ेंगे उसको पकड़ते 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 आप बहुत सारी चीजों पे चले जाएंगे। तो प्राइमरी सोर्सेज बहुत सारे हैं जो है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आप जो सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करें जो है। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते वक्त एक और चीज करना चाहिए हमें ध्यान में, कि
जो आपने पढ़ा उसी को मान लिया कि यही सत्य है, जो है आप उसको क्रिटिकली इंगेज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो पढ़ लिया और आपने अपोलोजी, मतलब अवॉइड अपोलोजेटिकली की जो है आप मान लीजिए अरे यार इसने, बड़े विद्वान ने कोई बात कह दी और हमने तो उसको एज इट इज ले लिया, भले वो आपके टॉपिक से जो है कॉन्ट्ररी हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो आप नहीं देख रहे हो, बस आपने एज इट इज ले लिया जो है। तो ये ना करें कि जो है आप हर क्लेम को एक्सेप्ट ही कर लें। अगर ऐसा होता तो फिर जो है काउंटर रिसर्च नहीं होता या रिसर्च नहीं होता, जो है सर्च ही रह जाता और रिसर्च नहीं होता। उसमें भी री जुड़ा हुआ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में री, रिव्यू है और रिसर्च में री है। तो आप दोबारा सर्च करते हैं उन चीजों को। तो हर क्लेम को जो है आप ऐसे ना करें कि आप एक्सेप्ट कर ले जो है। और वही जो मैंने उस आपको पहले कहा था कि अवॉइड यूजिंग रिसर्च दैट रैशनलाइज योर ओन एजम्पशन। ऐसा ना करें कि आप उसी तरीके का मटेरियल, या आप रिफ्यूट करना चाहते हैं या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसी टाइप का आप मटेरियल इकट्ठा कर ले और फिर उसी को आगे बढ़ जाएंगे। तो वो ये गलती ना करें, क्योंकि फिर आपका रिसर्च मुकम्मल नहीं होगा, क्रिटिकलिटी नहीं आएगी आपको। और रिसर्च का वो मतलब ही होता है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि आप कुछ दो चीजें कर रहे हैं, या इनफैक्ट एक चीजें कर रहे हैं। आप जो नॉलेज सिस्टम बिल्ड बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा अगर आप जो है उसको क्रिटिकली एनालाइज करके जो है कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ना कि जो है कॉन्सेंसस या कॉन्सेंट के जरिए जो है कॉन्करिंग करके जो आप पहुंचेंगे। जो है मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया और हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऐसा ना करें जो है। अगर जहाँ पे स्कोप है क्रिटिकल का जो है, और वो करे जो है। एक मेरा और सजेशन है कि इंटरेस्टिंग है कि अगर जब भी आपको मौका मिले जो है अपने फील्ड में काम करने का जो है, तो आप इंडिविजुअल बुक्स को लेके जो है ऐसे भी रैंडमली भी आप जो है उस पर्टिकुलर बुक को आप जो है आप खुद रिव्यू कर डालेगा। आप पढ़ें उसको जो है, और पढ़ने के बाद देखें कि इसमें जो है क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई, क्या वो महत्वपूर्ण बातें जो है किस डिबेट की तरफ इशारा कर रही है, और वो डिबेट से आपका मन क्या बनता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, मैं इनिशियल रिसर्च स्कॉलर से ये कहूंगा कि ये कोई डिस्करेजिंग की बात नहीं है। आप, जाहिर सी बात है ये अनुभव के साथ आएगा, लेकिन आपके पास एक ऑनेस्ट वो होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये इस तरीके से करके सीखना है जो है। डोंट ट्राई टू मेक शॉर्टकट्स, या शॉर्टकट्स मत किया कीजिए जो है। उसमें जो है फिर अभी मैं जिस लैपटॉप से प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें कम से कम तो जो है 1000 बुक्स होंगी, उससे भी ज्यादा होंगी, और डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी जो है। तो और वो आप जब भी मौका मिले जो है पढ़ते रहिए और उसको खुद रिव्यू करते रहिए। अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं कर रहे तो कम से कम बुक रिव्यू करते हुए भी आप सीख सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर ब्रॉडली कैसे होता है जो है। उसके बाद का जो है, अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स थे। और बाकी चीजें जो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें जो है कुछ समस्याएं रहती है, तो फिर हम चर्चा कर लेंगे जो है। ठीक है, अभी के लिए मैं अपने वक्तव्य को रोकता हूँ जो है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है मेरे पेशेंस से सुनने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर मंजूर इस जानकारीपूर्ण व्याख्या के लिए। उम्मीद है कि हमारे पार्टिसिपेंट के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो जरूर होंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो या कुछ भी क्लैरिफिकेशन हो, प्लीज रेज योर हैंड। आप या तो हाथ खड़ा करें या चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें। हो सके तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सवाल नहीं भी हो तो किसी का तरह का क्लैरिफिकेशन हो, कुछ भी लिटरेचर के, अपने अनुभव भी साझा कर आप सकते हैं अपना, अगर। मेरे ख्याल हाँ से काफी लोग हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं मंजूर, तो हम हाँ चाहेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से बातचीत करें। यदि आपके पास सवाल हाँ नहीं है, तो एक साधारण बातचीत, हम इस जी विश्वविद्यालय में हैं, हम इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब ये मंजूर बता रहे थे कि किस तरह से एमफिल खत्म होने के बाद, जैसे मेरे बैच तक, मेरे से 2 साल बाद तक बैच में एमफिल था। हाँ एमफिल खत्म होने के बाद सीधे यदि मास्टर से आप पीएचडी में आ रहे हैं, तो अभी मेरे जो जूनियर्स हमसे बातचीत करते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि हम अपना प्रपोजल कहाँ से शुरू करें। और खास करके जिस तरह से टायर 1 सिटी के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे कुछ कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो एंटरटेन करने को तैयार नहीं है कि तुम्हें ये नहीं आता है। हाँ, तो तो शेमिंग हो जाती है एक तरह से जो। हाँ, तो दोनों के बीच में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। स्टूडेंट को लगता है कि हम बड़े प्रोफेसर के पास हैं, बड़े सेंटर में है, ये मसला खत्म हो जाएगा। और जो प्रोफेसर है उनको लगता है अब तक तो तुम्हें इतनी चीजें आनी चाहिए थी, हम्म उसके बाद ही तो रिसर्च शुरू हो सकता है। और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर रिव्यू। वो आपको ऐसे कह देंगे कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट लिटरेचर रिव्यू करो, इस बुक को तुम रिव्यू करो, उसके बाद मेरे पास आओ। तो इस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपना वीडियो ऑन करें या नहीं भी करें, आपके ऊपर है।
कोई ये जोर से प्रिंस बताओ। यादव हैं, कोई जो है कुछ कह रहे हैं शायद। हाँ प्रिंस, आप वीडियो ऑन करें और पूछिए, और उससे पहले आप अपना नाम बताएं और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं वो भी बताएं। प्रिंस, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो। जी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर मेरा कहना यह है कि कोई हिंदी मीडियम का छात्र सीयूटी के थ्रू बढ़िया यूनिवर्सिटी या जैसे हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, अगर वो रिसर्च करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कि यहाँ पर हैदराबाद तो रिसर्च। अपने आप में प्रिंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी, और बहुत वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी सक्षम लोग हैं, मैं जानता हूँ जो है। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि जो अगर आप एमए में हैं और एमए के दौरान आपकी क्यूरियोसिटी जगी किसी क्वेश्चन को लेके, या किसी क्वेश्चन को आप प्रोब करना चाहते हैं कि यार इस पे जो है कभी तक जो है देखता हूँ कि क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो है सर ब- मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लैंग्वेज हाँ। बैरियर आता है। जैसे नॉर्थ के बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी मीडियम से है, यहाँ आके इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। उसके लिए लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है। इस संबंध में हम पूछ रहे हैं कि जो है वो कैसे रिसर्च करेगा, क्योंकि उसको तो हिंदी आती है, वो इंग्लिश कर नहीं पाता है। उसको कैसे मतलब करेगा रिसर्च के बारे में? देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक चीज होता था, रेमेडियल क्लासेस बोल के होता था। हमारे यहाँ पे कर्नाटका से बच्चे आते थे, तमिलनाडु से बच्चे आते थे, ना उनको हिंदी आती थी ना अंग्रेजी भी आती थी। वो सिर्फ कन्नड़ बोल के इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जेएनयू पहुंचे। और टीचर पढ़ा रहा है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इसके लिए वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी ने और वहाँ के मतलब विद इन यूनिवर्सिटी टीचर्स दोनों के बीच एक समन्वय बैठता था, और वो क्या करते थे, ब्रिजिंग गैप कोर्सेज कराते थे। दो तरह के, एक जो सब्जेक्ट है उसका, और दूसरा इंग्लिश टू मतलब इंग्लिश की कोचिंग कराते थे। ये दोनों चीज करा के उनको जो है एक लेवल पे ले जाते थे, और वहां पे उनके अच्छा वो एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे। तो ये डिपेंड करता है कि जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या वहाँ पे किस तरीके के सिस्टम है। और मुझे लगता है कि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक समन्वय बैठ जाए तो इस तरीके के जो है कुछ सिस्टम डेवलप हो सकता है, जहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। और अब अभी तो फिलहाल ये कहूँगा कि ये और दूसरी तरफ ये है कि आपको अभी भी दुनिया जो है अंग्रेजी की तरफ ही झुकाव है, ठीक है। और बहुत सारे मटेरियल्स इंग्लिश में ही होते हैं। बहुत सारे जो वेल वेल रिसर्च जर्नल्स हैं वो भी उसी में ही है, इंग्लिश में ही है। तो थोड़ा हमको अपनी भी कैपेसिटी को जो है बिल्डअप करने के लिए जो है आमादा रहना चाहिए, आगे बढ़ के ही उस पे जो है अपने आप को मेहनत करना चाहिए जो है। ठीक है। तो प्रिंस, शुरुआत में परेशानी आती है, शुरुआत में आती है। उसके बाद जो अगर आपने ठान लिया तो आई थिंक कि जो है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे आपकी चाय वहां राह है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा प्रिंस के लिए, दो तरह से। एक तो जब मैं पीएचडी में था और जब पहली बार सीयूईटी के थ्रू एमए में स्टूडेंट्स आए थे जेएनयू में, मेरे सेंटर में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में, बहुत सबसे अच्छी बात सीयूईटी की यह है, इसने प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज किया है इन ए सेंस कि केवल पटना, कानपुर, इलाहाबाद या हैदराबाद के स्टूडेंट यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जगहों से लोग आ रहे हैं। लगभग 8 से 10 ऐसे स्टूडेंट थे जो कभी कॉलेज ही नहीं गए थे जीवन में, क्योंकि सीईटी एक प्रोसेस था, उसके थ्रू जेएनयू आ गए। हम्म। तो ये आपकी उपलब्धि है कि आप भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैं अपने दोस्तों के माध्यम से आपको जवाब देना चाहूंगा कि मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी भाषा, ये जो माध्यम है, हमेशा हिंदी रहा था। और जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और फिर वो जेएनयू आए तो उनके साथ ये समस्या रही कि मैक्सिमम जो प्रोफेसर थे वो इंग्लिश में बात करते थे, या क्लास में जो मीडियम था वो इंग्लिश था। तो उनको समस्या आती थी। तो उनका एक छोटा सा तरीका उन्होंने अपनाया कि यदि और लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लाइब्रेरी में बैठ रहे थे। 6 महीना ऐसे करने के बाद एटलीस्ट वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि वो रीडिंग को समझ पा रहे थे। जब वो रीडिंग को समझना शुरू कर दिए तो क्लास में बोलना शुरू किए, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही।
अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू किए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो इनिशियली जो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भाषा का जो आप बैरियर फेस कर रहे हैं, ये बैरियर रहेगा। इसके लिए अभी इस लेवल पे यूनिवर्सिटी में एमए, पीएचडी में आपके आगे कोई आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मेरा सुझाव है कि आपको खुद इसको दूर करना पड़ेगा। आपको 2 घंटे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप 6 महीने तक बैठ के पढ़ें, तो ये उम्मीद है और ये विश्वास भी है कि एटलीस्ट जो भी रीडिंग है, जो भी बुक है, वो आप समझेंगे और आपको उसका आर्गुमेंट भी पता चलेगा। जब आपको आर्गुमेंट पता चल गया है और आप रीडिंग को समझ पा रहे हैं, आप उसको अपनी ही भाषा में डिस्कस करना शुरू करिए। तो धीरे-धीरे इससे आप भाषा का बैरियर भी दूर करेंगे और लिखना भी शुरू करेंगे। और अदरवाइज़ ये आपकी उपलब्धि है कि आप ऑलरेडी हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से पीछे ना हटें। अ, प्रभाकर भैया, मैं एक बात बस ऐड करना चाहूँगी। अगेन प्रिंस कांग्रेचुलेशंस कि आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एंड जो भी डॉक्टर मंजूर और डॉक्टर प्रभाकर ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बस एक छोटी बात ऐड करना चाहूँगी कि हम एआई को बहुत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और मुझे इतना पता है क्योंकि मैं डीयू में जब बैचलर्स कर रही थी, तो मेरे साथ के जितने साथी थे जो हिंदी मीडियम थे, उनके लिए एक प्रॉब्लम था कि बुक्स और आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं थे जो वो हिंदी में पढ़ सकें। तो वो मटेरियल को समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीका तो ये था कि हम ग्रुप्स बनाते थे स्टूडेंट्स के, ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे और जो हिंदी में बात कर सकते थे, वो मटेरियल उनको सिम्प्लीफाई करके समझा सकें। तो वो एक, अगर आप ग्रुप बना सकें स्टूडेंट्स का रीडिंग ग्रुप, तो वो बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात, अगर एआई का एक तरह से यूज़ किया जा सके, तो आपका अगर इंग्लिश में आर्टिकल है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके अगर चैट जीपीटी पे डालें और उनको बोले कि ट्रांसलेटेड इन हिंदी, क्योंकि अब जो ट्रांसलेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। तो हो सकता है वो आर्टिकल आपके लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो जाए। तो ये मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे लग रहा है कि ये शायद वर्क कर सकता है। तो इससे मतलब पूरी-पूरी बुक तो ट्रांसलेट नहीं हो सकती है, पर एक छोटा आर्टिकल 15 पेज का एक साथ नहीं होगा, उसका वर्ड लिमिट होता है। पर एक दिन में आप जितना भी मतलब 2-3 पेजेज़ ट्रांसलेट करके ऐसे मटेरियल अगर आप इकट्ठा कर पाएँ, तो भी वो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके लिए मटेरियल हिंदी में समझना आसान हो जाए। ऑफ़ कोर्स उसके साथ-साथ आप रेमेडियल क्लासेस करेंगे, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसर्च अभी भी स्क्यूड है इंग्लिश के डायरेक्शन में। बट शायद ये भी एक तरीके कुछ हो सकते हैं इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के। तो जस्ट वो शेयर करना था मुझे। हाँ। अच्छा, एक अभिषेक कुमार हैं जो ये कह रहे हैं कि डिजिटल एरा में जो है बहुत कंफ्यूजन है रिलायबल सोर्स का जो है, तो कैसे पता करें। इसका एक बहुत आसान तरीका है। आपको जो है ये जानना पड़ेगा कि अगर जर्नल्स के बारे में बात करें आप, तो सबसे पहले तो आप स्कोपस के जितने भी जर्नल्स हैं, स्कोपस एक इंडेक्सिंग है, मार्कर है जो टॉप क्वालिटी के जो है मटेरियल्स उसमें मिलते हैं जो है। स्कोपस के जर्नल्स को आप देखें कि वो स्कोपस में इनरोल्ड है कि नहीं है। उसकी वजह ये, हम दूसरे रिसोर्स के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं जो यूजीसी केयर है, क्योंकि यूजीसी केयर अभी जो डिसॉल्व हो चुका है जो है, और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पहले थी, और इस सिस्टम में आया तो फिर उसमें कुछ और भी गड़बड़ियां दूसरे तरीके की हो गई जो है। तो मतलब उसमें, लेकिन हालांकि बहुत अच्छे अच्छे जर्नल हैं, लेकिन आप स्कोपस को ध्यान दें क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है जो है, तो वो देख लें आप जो है। दूसरा ये है कि अगर आप पब्लिशिंग वाइज जो है, पब्लिशिंग हाउस वाइज जाएंगे अगर जर्नल को समझने के लिए, तो आप देखेंगे जैसे सेज का पब्लिकेशन है, ओयूपी का पब्लिकेशन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है जर्नल्स आते हैं पब्लिक, आपको विली का पब्लिकेशन है, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये जो कुछ जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल जो है, उसको आप फॉलो करेंगे, तो ये जो स्पूरियस आपको जो मिलते हैं ना, जो जैसे ही डालते हैं आप इंटरनेशनल फलाना फलाना फलाना, वो आ जाता है उसका क्या होता है वो, इंडेक्सिंग क्या होता है जो है उसका, पॉइंट 5 पे नहीं होता, वो 6-7 तक जो है वो लोग मार्क करके रखते हैं जो है। वो सब समझ लीजिए कि जैसे ही कोई अगर एक इंडियन जर्नल ये कह रहा है 6-7 जो है उसका जो है वो चला गया, वो सब में ना पड़े। सेज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, विली, स्कोपस के जर्नल्स हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आप लाइब्रेरी में हैं और तो वहाँ पे आपको एक्सेस होगा इन सब चीज़ों का। जे स्टोर आप देख सकते हैं, अगर आपको एक्सेस है जे स्टोर पे, तो उस पर बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल्स मिलते हैं। एक इंटरनेट आर्काइव है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिजिटाइज किए हुए हैं जो है। फिर गॉटिंगन यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत सारे जो है बुक्स को फ्री में जो है आपको अवेलेबल है जो है। और ये सारे जो है स्पूरियस नहीं है, सारे ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो है जर्नल्स हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं जो है। थैंक यू। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और कोई सवाल है, कुछ भी? हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल सर। मंजूर सर जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाए हैं और हमें लगता है ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और मैं भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हूँ और मैं अभी यहाँ से एमएड कर रहा हूँ। तो एमएड में एक पेपर लिखना होता है, डिजर्टेशन। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग ये सेशन देख रहे हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजूर सर को, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया। ये जो है मेरा जो क्वेश्चन था सर, एक समस्या और होती है कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल जर्नल को देखते हैं या रिव्यू करते हैं, तो उसमें समस्या आती है कि जो लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड होता है और जो उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत ही थोड़ा उच्च स्तर का होता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा समस्या आती है चीज़ों को समझने में। तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो, मार्गदर्शन कर सकते मुझे लगता है कि जो हम तीनों ने, प्रभाकर साहब ने कहा, मैंने कहा, विदुषी ने जो पहले क्वेश्चंस के लिए कहा था, जो है वो तीनों को मिलाएंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। एक तो है कि जाहिर सी बात है, आप मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं तो जो है उससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है। तो आपको मेहनत तो करनी ही है, जो और ज्यादा मेहनत करनी है और लोग से, जो है जिनकी इंग्लिश माध्यम में अच्छी पकड़ है, आपकी हिंदी माध्यम से है, तो आपको एआई का यूज आप कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं, जो है नेगेटिव तौर पे नहीं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं जो है। और थोड़ा ग्रुप बना ले, जैसे पीयर ग्रुप के बारे में कहा गया है कि आपस में जो है कुछ ऐसे फ्रेंड भी होंगे जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी तो वो आपके लिए हेल्प कर। लेकिन मुझे लगता है 6 महीने जो है, 6 महीने आप अगर जो है इसको जो है प्रयासरत रहें तो जो है आप अच्छा कर ले जाएंगे। जो है शुरुआत में डिफिकल्टीज होगी, लेकिन एक एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक अभिषेक और प्रिंस, दूसरी ये बात, ये जो हमारा पूरा इनिशिएटिव है, इसी को ध्यान में रख के हमने किया है कि क्योंकि जब हम लोग जेएनयू आ गए हैं, मंसूर सर भी जेएनयू में थे, अभी लखनऊ में है, तो हमने इस चीज़ को अनुभव किया है। क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी जगह से यहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद हमने ये देखा कि सेम चीज़ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में है। यू। तो हमारा पूरे इनिशिएटिव का ध्येय ही यही है कि हम आप तक पहुँचे और किसी तरह से आपकी मदद कर सकें। जैसे अब भविष्य में भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो कि रिसर्च मेथड पे या किसी पर्टिकुलर मेथड पे या किसी और कॉन्सेप्ट पे इस तरह का सेशन की आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें आप लिखें, मेल करिए और हम लोग इस तरह का सेशन करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मंजूर के बारे में हमें अमान ने बताया था कि मंजूर सर के हाँ, साथ सेशन करते हैं। तो इसी तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बहुत खुशी होगी जान के कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम सेशन कर रहे हैं। तो हमारा मकसद प्राइमरीली हमने भी शुरू इंग्लिश में ही किया था, इस पूरे इनिशिएटिव को। देन हमने रियलाइज़ किया कि इंग्लिश में करके हम उन्हीं लोगों तक पहुँच रहे हैं जिनके पास पहुंच सब रहे हैं। कुछ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे इनिशिएटिव में कुछ वो नोवेल्टी नहीं रह गया था, कुछ ना अलग नहीं था। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है जब हमने बोला कि हमें हिंदी में करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि हमें मलयाली में करना चाहिए, तमिल में करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ हिंदी भाषी हैं और हिंदी पट्टी से ही आते हैं। तो हमें लगा कि हिंदी से शुरू करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है ये। हाँ, तो ये सर, हमारा मकसद, मुझे नहीं पता था कि ये पहला लेक्चर हिंदी का है। ये पहला मंजूर पहला और आप पहले हमारे लेक्चरर हैं। तो ये हाँ, हमने यहाँ से शुरू किया। तो हमारा मकसद भी यही है कि जिन लोगों को चीज़ें नहीं मिल पा रही है, खास करके यदि हम जेएनयू आ गए हैं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड चले गए, कैम्ब्रिज चले गए, जो ऑलरेडी लखनऊ में, उनको तो चीज़ें मिल रही है। शायद उनको भी बहुत सारे जो चीज़ें समय से नहीं मिला, वो बाद में उन्होंने खुद पढ़ा और खुद समझा। जैसे कई सारे लोग जो जेएनयू, डीयू या एयूडी में भी हैं या हैदराबाद में, उनका ये मानना है कि उनके पीएचडी खत्म होने के बाद उनको ढंग से पता चला कि मेथड क्या था, जब वो खुद बस, पढ़ना शुरू किए या उन्होंने खुद अच्छा, अपनी लेखनी शुरू की कि मुझे पब्लिश करना है। अच्छा, तो हम उस गैप को ही कम करना चाह रहे हैं। अच्छा। हमारा पूरा मकसद इस इनिशिएटिव के माध्यम से ही यही है, हमारा ध्येय है कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको भविष्य में भी और कभी भी लगे कि किसी रिसर्च मेथड पे, लिटरेचर पे, किसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक सेशन की ज़रूरत है, कुछ भी है, आप अपना एक ग्रुप बनाएँ 5, 10, 20 लोगों का। आई एम श्योर कि अब तक यदि आप यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, तो 1-2 और यूनिवर्सिटी में आपके मित्र हैं। आप उन तक पहुँचे और आप हमें लिखिए और हम ये सेशन करेंगे आपके साथ। जी और भी सर, कोई बिल्कुल। सवाल और भी कोई सवाल हो, कुछ भी, प्लीज़ कम अ, फॉरवर्ड। मंजूर जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छा सेशन था सर, और खास तौर पे जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि
हम बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो डायरेक्टली उस एकेडमिक फ्रेम में नहीं रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड कहा जाता है। खास तौर पे जो डिस्टेंस एजुकेशन से ही पढ़े हैं, आज तक कभी कॉलेज गए ही नहीं। तो उनके लिए ये वाले साधन कुछ कम हैं। लाइक कभी आज तक ऑफिशियल लेक्चर नहीं अटेंड किया है, सारा इग्नू से ही पढ़ा या डिस्टेंस एजुकेशन से ही पढ़ा। ऐसे में ये क्लासेस, ये आपका इनिशिएटिव सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। और प्रभाकर और उनकी टीम का ये इनिशिएटिव जो है काफी जो है कल्याणकारी होगा जो आप बाकी बच्चों के लिए। जी सर। मेरा एक छोटा-सा सवाल है। जी सर जैसे कई बार मैं उस तरीके का छात्र नहीं हूँ जो पीएचडी कर रहा है, मैं तो एक रूटीन जिज्ञासु सा पढ़ाकू हूँ। तो कोई सवाल उठता है और उसको लेके बस कौतुक कुछ रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं और 2 पेपर में ही वो शांत हो जाता है। फिर तीसरा पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत नैरो हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी ऐसे ही दिमाग में आया कि एआई और कास्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने 2 पेपर पढ़े और मुझे लगा कि इस पे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो चुका है और अब बस तीसरा पेपर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसको कैसे जगाए रखा जाए? आ, इसको जो है देखिए, एक होता है कि शॉर्ट टर्म क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मैंने कुछ जानने की कोशिश की और आ, वो मेरी जिज्ञासा जो है 1 या 2 पेपर में जो है वो पूरी हो गई। लेकिन अगर मैं आपको जो एक टारगेट दे दूं कि मॉडर्निटी, आधुनिकतावाद जब आता है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, या इनफैक्ट ये कहें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आधुनिकतावाद जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से फिर आगे बढ़ता है, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति जो होती है, ये दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो जब इंडिया में जो है ब्रिटिश आता है तो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो कास्ट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है देश आजाद होता है, जो है हम प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग के तहत जो है डेवलपमेंट को करते हैं जो है, और खुद जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इंडियनाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को। तब कास्ट पे क्या असर होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है मार्केट ओपन हो जाता है, और फिर मार्केट ओपन होने के बाद जो है कास्ट मार्केट कैसे डील करता है, ये एक सवाल हो गया। चौथा सवाल, मार्केट के अंदर एआई आने के बाद कास्ट का क्या हुआ। अब मैंने आपको जो है कम से कम जो है 100 साल का टारगेट दे दिया है, ठीक है। अब ये आप देखिए कि अगर आपका टाइम हॉरिजन सेम चीज को लेके अगर बढ़ता है, तो आप जो है आपको जो है सिर्फ वो 2 आर्टिकल आपकी क्यूरियोसिटीज को जो है पूरा नहीं कर पाएंगे, तब आपको और ज्यादा जो है विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मसलन ये है कि एआई आने के बाद क्या हमारे देश में जो है सीवर में उतर के मजदूर जो मौत हो रही है वो बंद हो गई? अभी तक तो नहीं हुई ना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं, एआई आने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ इंडिया में गटर में लोग जो है दम घुटने से मर जा रहे हैं। तो वो अभी देखना पड़ेगा कि कास्ट किस लेवल पे फंक्शन करता है। इनफैक्ट एआई क्या जो है बिल्कुल ही निष्पक्ष है, ये भी देखने की जरूरत है। किसका एआई है, चाइनीज एआई है, इंडियन एआई है, अमेरिकन एआई है, और सबके अपने अपने बायसनेस हैं। तो उस बायसनेस में मान लीजिए कि जो एआई को डेवलप कर रहा है उसने फीचर्स एआई का क्या बनाया हुआ है, और मान लीजिए एक ऐसी शक्ति जो इलीट क्लास इंडिया की जो है अपने एआई को बनाती है, तो कैसे कास्ट को देखती है, उस पर फिर क्या असर पड़ेगा, ये एक अपने आप में फ्यूचर चैलेंज। तो क्या आपने इस पे इसको भी देखिए कि जो है एआई को कौन बना रहा है, एआई किस तरीके से उसको डील कर रही है, और क्या वो कास्ट क्वेश्चंस के इक्वेशन को बदल दे रही है। आज तक जो है कास्ट को हम मानते हैं कि कास्ट के डायनेमिक्स चेंज होते गए, कास्ट अभी भी है। हम कहते हैं ना कि जो है मतलब बहुत सारी चीजें हुई, कास्ट बदल गया। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि कास्ट पे ऑबिचुरी लिख दो, कास्ट खत्म हो गया। 2014 में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था जनरल इलेक्शन के बाद कि कास्ट पे ओबिचुरी। अब बड़े बड़े लोगों ने लिखा था कास्ट पे ओबिचुरी, पीडब्ल्यू में आर्टिकल्स थे जो है किसी के जो है। तो लेकिन कास्ट का काम करने का तरीका बदल गया जो है। अच्छा, प्रीत सत्ता,
जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्की, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एआई आने के बाद क्या बदल गया जो है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप जो है, एक ब्रॉडर क्वेश्चन जो मैंने कहा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा और आप जो है डीपली उसको इंगेज करेंगे तो आपको आपके आपके जो क्वेरीज हैं वो काफी लंबे हो जाएंगे। तो 2 आर्टिकल से आप उसको समाहित नहीं कर पाएंगे अपने जिज्ञासा को, और जाहिर सी बात है आपको और पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मंजूर, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। पीयूष ने लिखा है कि इनका क्वेश्चन है कि ज़्यादातर थीसिस में नल हाइपोथेसिस क्यों होता है? देखो, दो मतलब एक होता है हाइपोथेसिस जो है, मतलब पहले तो हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस हमारा एक तरह से किसी भी रिसर्च का जो है, जो प्रायर जो मैंने कहा था, जो मेरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से या आपके किसी स्टडी ऑब्जर्वेशन से किसी तरीके से आ गया आपका, कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनी जो है, उसको आपने एज इट इज जो है प्रूव करने की कोशिश कर ली। कि एक हाइपोथेसिस आपने डाला कि मान लीजिए मार्केट कैन बीट्स कास्टिज्म। बहुत सारे लोगों ने जो है, एक वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 2001-2 में जो है, जहां पे ये कहा गया था इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो है वो कास्ट प्रैक्टिस को खत्म कर देगा, जो इसलिए जो है इकोनॉमिक को बढ़ावा देना चाहिए। और आपने उसको एक हाइपोथेसिस रख लिया। जो हाइपोथेसिस एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप उसको टेस्ट किया आपने जो है, और टेस्ट के बाद जो है, और टेस्ट कैसे करते हैं, पूरा रिसर्च वही तो टेस्ट होता है आपका जो है। और उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स आती है, उसके बाद आप सत्यापन करते हैं उस बात का कि जो है, जो मैंने हाइपोथेसिस लिया था। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपका जो है हाइपोथेसिस कोई जरूरी नहीं कि वो आ, 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 सत्य साबित कर ले। वही भूल ना कीजिए जहां पे आपको हाइपोथेसिस सत्य का साबित करने के लिए आपको इसी तरीके के रिसर्च मटेरियल कर डाले और रिसर्च क्वेश्चंस को पूछ डाले जहां पे आप हाइपोथेसिस को प्रूव करने पे लग जाए। नहीं, साइंटिफिक क्या है, आप बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के साथ जो है जाते हैं उसमें, अपने फील्ड में या रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। और जो भी आंसर आपको वापस मिलता है उसमें या तो वो प्रूफ होगा या वो हाइपोथेसिस जो है आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रूफ होगा तो फाइनली जो है किसी कंडीशनलिटी के साथ वो अल्टीमेटली किसी थ्योरी के साथ फिक्स हो जाएगी जो है। और वो अगर नहीं होता है तो आप अंततः ये कंक्लूजन में ड्रॉ करते हैं कि मैंने जो हाइपोथेसिस जिस बेस पे किया था वो प्रूफ नहीं होता है हमारा। ठीक है, इस पे मैं अभी इतना ही कहूँ। थैंक यू मंजूर। कोई और भी सवाल है, कुछ भी, या कोई अपना विचार किसी भी ढंग से रखना चाहे, या अपना अनुभव कुछ भी? ओके, विदुषी, कैन वी एंड द सेशन नाउ? यस प्रभाकर भैया, आई जस्ट वांट, मेरे को बस ये बोलना था कि अभिषेक के सवाल पे जो डॉक्टर मंजूर ने जितने रेफरेंसेस दिए थे मैंने उनको चैट बॉक्स पे भी पिन कर दिया है। हमारा एक सेशन भी हुआ था लिटरेचर सर्च पे, जिसमें नबील अहमद ने हमारे साथ बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर किए थे, लिटरेचर को कैसे ढूंढे, ओपन एक्सेस जो फ्री में हमें, क्योंकि बहुत आर्टिकल्स पे वॉल के पीछे होते हैं तो हम फ्री में कैसे आर्टिकल्स मिल सकते हैं हमें, वो सारे रिसोर्सेज उन्होंने इस पे शेयर किए हैं। तो मैंने सेशन का लिंक और जो हमने गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट डाला है अपने, वो भी शेयर कर दिया है। तो आप प्लीज अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहे रेफरेंस के लिए। हाँ प्रभाकर भाई, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया डॉक्टर मंजूर, इस जानकारीपूर्ण व्याख्या के लिए। और दूसरी बात, जो भी पार्टिसिपेंट है, ऑलरेडी विदुषी ने वो सारा लिंक शेयर किया है। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। आप हमसे जुड़ें, हमारे वेबसाइट को फॉलो करें, और जब भी ज़रूरत हो हमें आप लिखें कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वी विल ट्राई एंड एंश्योर कि एक सेशन उस पे किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।